हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम अपनी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की सीरीज़ है उसका 10th पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में हम जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और हर क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने जीएसटी पढ़ा, एक्साइज पढ़ा और कुछ मेजर क्वेश्चंस देखे टैक्सेशन पार्ट में से। आज हम जो पार्ट करेंगे वो होगा कस्टम्स पार्ट। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसमें कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं। फ्री इनिशिएटिव्स में आपको कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का एक कोर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन मिल जाएगी एंड एनसीईआरटी का एक कोर्स मिल जाएगा। पेड इनिशिएटिव्स में आपको एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। एक पीसीएस का बैच है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बैच है एंड एक मास्टर कोर्स है सारे पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए। इस कोर्स के बारे में हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का वो ये है, व्हेन डिड कस्टम्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। कस्टम्स एक्ट इंडिया में कब आया था, कब लगा था, कब स्टार्ट हुआ था लगना। एक तो होता है देखो डेट जिस दिन पे एक बिल जो है वो पास हो जाता है और वो बन जाता है एक्ट, एक वो डेट होती है। और एक वो डेट होती है जिस दिन से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट होती है इस डेट को हम बोलते हैं केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स मतलब इस दिन से ये लगना शुरू हो गया था। जैसे जीएसटी हमने पढ़ा था, जीएसटी के जितने भी एक्ट्स थे वो 2016 में पास हो गए थे, बट उसकी जो एप्लीकेशन थी वो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुई थी। इसी तरीके से जो कस्टम्स एक्ट है, वो जो कस्टम्स एक्ट है वो एक्ट बना था 1962 में और जो उसका केम इनटू फोर्स वाली डेट है वो है 1 फेब 1963। तो 1 फेब 1963 को कस्टम्स एक्ट लगना स्टार्ट हुआ था। अब आप सोचोगे कि क्या इससे पहले हमारे पास कोई कस्टम्स एक्ट था ही नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम फ्री में करते थे? ऐसा नहीं है। इससे पहले हम पहले वाला एक्ट फॉलो करते थे जो थोड़ा पुराना था। उस पुराने एक्ट को हमने रिप्लेस किया और हम ये नया एक्ट लेकर आए विच वॉज कस्टम्स एक्ट 1962। अब ये जो कस्टम्स है, क्योंकि कस्टम्स वर्ड जो है वो किससे रिलेट करता है, हमारी पुरानी चीज़ों से, ट्रेडिशन से। तो कस्टम्स एक्ट कहीं इसी से ही बना है, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो आज की बात नहीं है। जब कंट्रीज़ नहीं थे उससे पहले जब रियासतें हुआ करती थी तो उस टाइम पे भी अलग अलग रियासतों में जो सामान था उसका लेना देना चलता होता था। तो उस सामान को, वो कौन सा सामान आ रहा है, वो सेफ़ है या नहीं, उस सामान पे टैक्स दिया जा रहा है या नहीं, वो चीज़ों का ध्यान रखना भी उस टाइम पे चलता था। तो उस टाइम पे भी ये कस्टम्स चलता था कि उस टाइम पे भी क्या होता था, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब चल रहा था। ये राजाओं के ज़माने की बात है, जब बहुत पहले राजा हुआ करते थे और जो पूरा वर्ल्ड था वो कंट्रीज़ में डिवाइडेड नहीं था बट अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो उस टाइम पे भी ये चलता था, इसलिए इस एक्ट का नाम हमने कस्टम्स एक्ट रखा है। ये कस्टम्स एक्ट जो है वो लगता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है एक टाइप का, और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। और इसके अंदर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम ड्यूटी कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये एक्ट जो है वो 1 फेब 1963 को इम्प्लीमेंट हुआ था, एप्लीकेबल होना शुरू हुआ था। उसके बाद से लेके अभी तक हम कस्टम्स एक्ट को फॉलो कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। सेक्शन 12 जो है कस्टम्स एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है हमें कि किस किस टाइप के कस्टम्स ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। बट उनके जो रेट्स हैं उसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कस्टम्स टैरिफ एक्ट। अब ये रेट के लिए अलग एक्ट बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो कस्टम्स एक्ट है अगर हम उसमें रेट भी डाल देते, अब
अलग अलग गुड्स हैं, देयर आर मिलियन ऑफ गुड्स जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। अब उन सारे के सारे गुड्स का नाम एक एक्ट के अंदर डालना और साथ में ये भी डालना कि उनको चार्ज किस बेसिस पे किया जाएगा, उसकी वजह से वो एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता। तो उसको अलग रखने के लिए हमने क्या किया, एक अलग एक्ट बना दिया ताकि वो जो एक्ट है वो ज़्यादा बल्की ना हो और उसमें सिर्फ ये हो कि कौन से रूल्स और कौन सी ड्यूटीज़ जो है वो अप्लाई की जाएगी। रेट्स के लिए हमने एक अलग एक्ट रखा, वो जो अलग एक्ट था अब हमें वो प्रोवाइड करता है कि कौन से गुड पे कौन सा रेट लगाया जाएगा और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कितने कितने रेट्स में डिवाइडेड होगी। अब इसका बेनिफिट ये भी है कि जब भी हमें कोई रेट चेंज करना है तो हमें कस्टम्स टैरिफ एक्ट को सिर्फ अमेंड करना है, कस्टम्स एक्ट को हमें अमेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कस्टम्स एक्ट जो है वो 1 Feb 1963 को इन्फोर्स हुआ, 1962 में वो पास हुआ था, 1975 में कस्टम्स टैरिफ एक्ट आया था। ये 3 जो आपको डेट्स हैं वो याद रखनी है। एंड कस्टम्स एक्ट एज अपोज्ड टू अदर एक्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी एक्ट्स थे इंडिया के, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स जो थे इंडिया के वो ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंड होते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट कस्टम्स एक्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कस्टम्स एक्ट का। अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे वो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ताकि क्योंकि अब आपको पता है कि कस्टम्स एक्ट क्या है, वो किस पे अप्लाई होता है और उसका नाम कस्टम्स क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962? कस्टम्स एक्ट 1962 ने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? मैंने आपको बताया था 1962 से पहले भी हम कस्टम्स एक्ट अप्लाई करते थे, एप्लीकेबल था, बट वो जो कस्टम्स एक्ट था वो एक डिफरेंट एक्ट था, वो बहुत पुराना एक्ट था, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया था 1962 में और एक नया एक्ट ले आए थे ताकि हम जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं मॉडर्न वर्ल्ड के हम उनसे कंपेयर कर सके अपने लॉज को। तो इसका जो आंसर है वो है सी, कस्टम्स एक्ट 1878। 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक एक्ट पास किया था ताकि वो इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सके, और उस एक्ट का नाम था सी कस्टम्स एक्ट। और 1962 में इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था बाय पासिंग कस्टम्स एक्ट 1962। जैसे सी कस्टम्स एक्ट 1878 था उसी तरीके से हमारे पास इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 भी था। तो इंडियन टैरिफ एक्ट जैसे पहले अभी वाला है, पहले वाला भी इंडियन टैरिफ एक्ट आपको रेट्स स्पेसिफाई करता था और इस एक्ट को रिप्लेस किया कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय। रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कौन गवर्न करता है? मैंने आपको अभी बताया, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। बी और डी ऑप्शन सेम है तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में 2 शेड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो गुड्स को लिस्ट करता है, सेकंड जो कि इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, और सेकंड शेड्यूल में आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले गुड्स हैं। ऑब्वियसली जो इम्पोर्ट ड्यूटी वाले गुड्स हैं वो ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले जो गुड्स हैं वो कम होंगे। विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975? ये क्वेश्चन रिपीट है, नहीं सॉरी, दिस क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि कस्टम्स एक्ट को किसने रिप्लेस किया था, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 को किसने रिप्लेस कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 ने किसको रिप्लेस किया था? तो उसका जो आंसर है, जैसा हमको पता है, इंडियन टैरिफ एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इज गिवन इन। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का रेट किस में गिवन है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट में होगा, ऑब्वियसली चारों ऑप्शंस में वही आ रहा है। अब कस्टम्स टैरिफ एक्ट में मैंने आपको बताया जैसे कि 2 शेड्यूल है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, एक में इम्पोर्ट ड्यूटी का रेट आता है और एक में एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट आता है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, उसमें आपको बताई जाती है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या लगाई जाएगी और कौन कौन सी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होंगी।
अभी जो कस्टम्स ड्यूटी है ना, ये भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि हर प्रोडक्ट पे, हर गुड पे लगाई जाएगी। फिर एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एक होती है आपकी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज़ होती हैं, जिनका अलग अलग रिलेशन है, जिनका अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है कि वो कब लगाई जाएगी, अलग अलग एप्लीकेबिलिटी है। और वो गुड्स टू गुड्स डिपेंड करती है एंड केस टू केस डिपेंड करती है। इसको भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते हुए चलेंगे, और जो भी हमारे आगे वाले क्वेश्चंस हैं हम उनमें भी डिस्कस करेंगे। Question number 6. The rules and rates regarding the customs duty is made by रूल्स एंड रेट्स रिगार्डिंग कस्टम ड्यूटी इज मेड बाय, मैंने आपको बताया था कि कस्टम्स ड्यूटी जो है वो किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो कौन बनाएगा इसके रिलेटेड रूल्स एंड रेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट कवर्ड इन, अब ये तो हमको पता है कि ये यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है, बट इसका एंट्री नंबर क्या है, वो है एंट्री नंबर 83। 83 जो है वो कस्टम्स ड्यूटी को स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स के लिए कौन सा टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि कब जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। कौन सा ऐसा इवेंट होगा जब हमारा जो टैक्स है वो ड्यू हो जाएगा। जैसे कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं। एक शिप है, चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। ये हमें ये एक दूसरी कंट्री है, यहाँ पे एक सामान रखा है, ये वाला। ये सामान हमको पसंद आया, हम इंडिया में हैं, तो हमको ये सामान जो है वो खरीदना है। जब हम ये सामान खरीदेंगे तो ये सामान क्या होगा, इसका ऑर्डर प्लेस होगा। ये सामान जो है वो इनके पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट पे जाने के बाद ये एक शिप में लोड किया जाएगा। इस शिप में ये सामान डाला जाएगा। ये शिप जो है वो पानी के रास्ते हमारे देश तक पहुंचेगी, इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंचेगी। तो ये शिप आ रही है इधर, ये शिप में हमारा सामान है। तो ये जब इंडिया के पोर्ट पे पहुंच जाएगी, उसके बाद जो हमारा कस्टम्स का बैरियर होता है, अब यहाँ पे हमारा भी एक पोर्ट है, इस पोर्ट पे हमारे कस्टम्स ऑफिसर हैं जो कि एक बैरियर बना के खड़े हैं, जो कि इन्होंने एक गेट बनाया हुआ है बेसिकली, कि इस गेट से अंदर अगर आपको आना है तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करके आना पड़ेगा। तो ये जो बैरियर है, ये बैरियर आपको बताएगा, ये बैरियर जो है, इस बैरियर को पास करने से पहले आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है। तो इसका जो आंसर है वो है डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम्स बैरियर। जिस दिन से वो गुड्स कस्टम्स के बैरियर को क्रॉस करेंगे, उस दिन को आपकी इम्पोर्ट
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। जब भी हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो टैक्सेबल इवेंट है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर हम इम्पोर्ट ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी, वो पॉइंट कौन सा है। तो इसका जो पूरा सिस्टम है वो क्या चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से कि ये हम है और हमें यूएसए में एक सामान है जो पसंद आया। लेट्स से कि एक फ़ोन है जो हमें पसंद आया था। ये फ़ोन हमें यूएसए से इंडिया में लेकर आना है, ये इंडिया है। जब हमने ये यूएसए से फ़ोन मंगाना है तो हम क्या करेंगे, इस सेलर को हम एक ऑर्डर देंगे कि आप हमारा ऑर्डर ले लो, जिससे हम फ़ोन आपसे ख़रीद लेंगे। ये सेलर क्या करेगा, ये सेलर इस ऑर्डर को बुक करेगा, इसको पैक करेगा और क्या कर देगा, एक पोर्ट पे भेज देगा। पोर्ट मतलब ऐसा पोर्ट जहाँ पे शिप होती है और वो शिप में लोड होके सामान हमारे इंडिया में आ जाएगा। तो ये जो सामान है ये इस पोर्ट पे जाएगा, पोर्ट से शिप पे जाएगा, इस शिप में जाएगा। शिप क्या होगा, शिप पानी में चलते चलते शिप हमारे पास पहुंच जाएगी इंडिया में। जब ये शिप इंडिया में पहुंची, जिसके अंदर हमारा फ़ोन था, जिसके अंदर हमने हमारा जो ऑर्डर था, सामान था, वो था, जब ये शिप इंडिया में पहुंचेगी तो इंडिया में भी एक पोर्ट पे रुकेगी, राइट। तो जब ये इस पोर्ट पे रुकेगी, इस पोर्ट पे होंगी हमारी अथॉरिटीज़, जो कि ये चेक करती हैं कि इंडिया में जो सामान आ रहा है वो कोई इलीगल सामान तो नहीं है, क्या उसके ऊपर सारे टैक्सेस पे किए गए हैं या नहीं है। तो वो ये चेक करेगी। और जब ये सामान इस पोर्ट पे आता है तो यहाँ पे बना होता है एक गेट। उस गेट को हम बोलते हैं कस्टम्स बैरियर। उस गेट का नाम होता है कस्टम्स बैरियर। मतलब उस बैरियर को पास करने से पहले आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये जो कस्टम्स बैरियर है ये होता है टैक्सेबल इवेंट, कि वो डेट जिस दिन ये जो गुड्स हैं वो कस्टम्स बैरियर को क्रॉस करेंगे, उस दिन वाला जो डेट है वो हमारी डेट होगी टैक्सेबल इवेंट की। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी, डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर। तो दिस इज लाइक अ कस्टम बैरियर, एक गेट है सिंपली, जिससे जब आपके गुड्स पास होंगे तो आपकी टैक्सेबल इवेंट जो है वो अराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन कस्टम्स वाटर मीन्स द वाटर्स एक्सटेंडिंग टू द सी अप टू डैश। इंडियन कस्टम्स वाटर्स का मतलब है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, जैसा कि सबको पता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, इसके साइड में क्या है, समुद्र है, पानी है, ओशियन है। तो ये जो ओशियन है ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक इंडिया का जो एप्लीकेशन है कस्टम्स की वो चलती रहेगी, क्योंकि अगर लेट्स से कि यहाँ पर दूसरी कंट्री है, सेकेंड कंट्री, और ये इंडिया है, और ये पूरा ओशियन है, और ये जो ओशियन है दिस इज़ नियर अबाउट लेट्स से कि 4000 किलोमीटर्स है, 4000 किलोमीटर का एरिया है इससे और इंडिया के बीच में। तो 4000 किलोमीटर्स तक किसी भी लॉ को गवर्न करना और कंप्लाई करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस 4000 किलोमीटर की जो लिमिट है वो हमने एक सेट कर दी है कि सिर्फ इस लिमिट तक ही हम गवर्न कर पाएंगे, इस लिमिट तक ही हम गवर्न कर सकते हैं, उससे आगे जो हमारे लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो इंडियन कस्टम्स वाटर है, इंडियन कस्टम्स वाटर एक टर्म दी हुई है हमने, जो कि एक पर्टिकुलर लाइन तक होगी ऑफ इन दी वाटर, और वो जो टर्म है वो टर्म का मतलब क्या है कि वो जो कस्टम्स वाटर है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। विच इज़ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम बोलते हैं। तो इट गोज़ लाइक, ये इंडिया है, ये इंडिया, चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इंडिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स हम कंसीडर करते हैं किसी भी चीज़ को इंडिया से बाहर भेजने के लिए, मतलब इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल्स तक। और इस बेस लाइन से, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, जहाँ पे हमारा लैंड होता है, इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, लेट्स से यहाँ पर आ रहे हैं 200 नॉटिकल माइल्स,
200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, यहाँ तक का एरिया हम बोलते हैं इसको इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 12 नॉटिकल माइल्स का क्या है, ये सिर्फ इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, अगर वो इस 12 नॉटिकल माइल से आगे निकल गई तो क्या होगा कि उसको हम इंपोर्ट, और अगर यहाँ से अंदर आ गई तो इसको हम एक्सपोर्ट मान लेंगे। बट अगर लेट्स से कि यहाँ से शिप निकल गई और उसके बाद कस्टम्स अथॉरिटी को पता चलता है कि ये जो शिप थी इसमें कुछ इलीगल सामान था, तो क्या उसके बाद कस्टम्स अथॉरिटी की जो गवर्नेंस है वो ख़त्म हो जाती है? ऐसा नहीं है। जो कस्टम्स अथॉरिटी हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स तक इस जो शिप होगी या जो भी वेसल होगा उसका पीछा कर सकती है और ये जो सामान है उसको ट्रैक कर सकती है। इसके बाद इंडिया की जो कस्टम्स अथॉरिटी है उनका रोल ख़त्म हो जाता है और इसके बाद वो उसको ट्रैक नहीं कर सकती। तो मतलब ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है यहाँ से शुरू होते हैं आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। इसके अंदर जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, लेट्स से गोल्ड, पेट्रोल, क्रूड, जो भी आपको मिल रहा है वो सब इंडिया का होगा। एंड नॉटिकल माइल्स जो है, नॉटिकल माइल्स इज अ टर्म यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन एयर और वाटर। हवा में, क्योंकि हवा में किलोमीटर्स के थ्रू हम डिस्टेंस नहीं नाप सकते, तो हवा में या पानी में हम जो डिस्टेंस नापते हैं वो नॉटिकल माइल्स के थ्रू नापते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होते हैं। तो इससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगी कि कितने 12 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं। तो ये था बेसिकली टेरिटोरियल वाटर्स एंड इंडियन एक्सक्लूसिव जोन। Next question. The limit of exclusive economic zone of India is from the nearest point of the baseline. Baseline से कितने नॉटिकल माइल्स की इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट है? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसकी जो लिमिट है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया और समझ आया। इससे पहले कि हम एंड करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारा एक पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्बो बैच है जिसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल सी है और उसके बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और ये सारे उसके सेलिएंट फीचर्स हैं। अगर आपको ये कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।